अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया बायोडाइवर्सिटी। और आज के इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते क्यों हैं, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो होंगी इसको हम इंशाल्लाह ताला आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर का नेम भी बायोडाइवर्सिटी है और हम इंट्रोडक्शन भी बायोडाइवर्सिटी का ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने बोर्ड के ऊपर समराइज़ किया है इसका इंट्रोडक्शन। ये सेम वही इंट्रोडक्शन है जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना इस बात से कि मैंने इतना सारा क्या कर दिया। ये इसकी सिर्फ समरी लिखी हुई है, आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ी देर के लिए साइड पर हो जाता हूँ, ठीक है। अब ये वो उसी चीज़ की समरी है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बायोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा होगा कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। वहाँ पर आपने बायोस का मतलब पढ़ा होगा अबाउट लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है। बायो का मतलब हो गया लाइफ, ये आपको पहले से पता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है जी वैरायटी। किस चीज़ की वैरायटी? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि पूरा वर्ड क्या है, बायोडाइवर्सिटी। यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब अगर वैरायटी हुआ तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ठीक है। बायो से लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस चीज़ को हम कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। अब वैरायटी जो है ये किस चीज़ की हो सकती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो है, यानी कि कितनी टाइप्स की हो सकती है। वैरायटी विद इन स्पीशीज़, वैरायटी अमंग स्पीशीज़, ठीक है। विद इन स्पीशीज़ भी हमने वैरायटी देखनी है और अमंग द स्पीशीज़ भी हमने वैरायटी देखनी है, यानी कि एक ही स्पीशी में रहते हुए उनके मेंबर्स की वैरायटीज़ देखनी है। तो हमने वैरायटी विद इन स्पीशीज़ एंड वैरायटी अमंग द स्पीशीज़ हमने ये चेक करना होता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी सिंपली आप ऐसा कह सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक मैयर है, एक कैलकुलेटर है अबाउट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। डिफरेंट प्लेसेस पर पाए जाने वाले डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटीज़ हैं उस चीज़ की एक मैयर है, उसका एक कैलकुलेटर है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक हो गया जी। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा मैंने बायोडाइवर्सिटी से एक एरो लगाकर और आगे ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों की बात की जा रही है। आप जब स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो आप दो ही मेन पॉइंट्स लेते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्हीं के अंदर फर्दर कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। तो हम सिंपली मेजरली हम प्लांट्स और एनिमल्स को ही पढ़ते हैं। बाकी जितने भी प्लांट्स होंगे या टाइप ऑफ प्लांट्स होंगे, जैसे परिंदे हैं या मछलियां हैं, वो सारे के सारे एनिमल्स में शामिल कर दिए जाते हैं। तो सिंपली हम पढ़ते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को। अच्छा, इन दोनों की हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है। तो प्लांट्स को कहा जाता है फ्लोरा एंड एनिमल्स को कहा जाता है फाना। अब फ्लोरा एंड फाना ये डिपेंड किस पर करते हैं? फ्लोरा एंड फाना डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल, अदर स्पीशीज़। इन चारों फैक्टर्स पर फाना एंड फ्लोरा डिपेंड करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट है। क्लाइमेट का मतलब है कि एक वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एक मेंबर ऑफ स्पीशी है, वो किसी जगह पर अगर मौजूद है, किसी जगह पर रहता है, तो वहाँ का आबो हवा कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, ठीक है, वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत सिंपल सी मिसाल लेते हैं। एक मछली है जो कि पानी के अंदर रह रही है, उसको आप ज़मीन पर रखो या हवा में रखो, वो ज़िंदा नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उसको वैसा माहौल नहीं मिल रहा। अब उसका हम कह सकते हैं कि जो उसका इर्द गिर्द का माहौल है, उसकी आबो हवा है, उसका क्लाइमेट जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। सेम इसी तरह से प्लांट्स की आप बात ले लें, उनको रहने के लिए यानी कि उनको ग्रो करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। वो हवा में तो नहीं उग सकते, ठीक है। ग्रो करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सॉइल भी डिपेंड करती है। सेम इसी तरह से आप अपनी ही मिसाल ले लें कि आप कहाँ पर चलते फिरते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन पर। आपको अगर पानी में छोड़ दिया जाए या हवा में छोड़ दिया जाए तो आप नहीं रह सकते। आपके लिए सॉइल जो है वो एक मेजर फैक्टर है रहने के लिए। सेम इसी तरह से प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो डिपेंड करते हैं इस पर। और अदर स्पीशीज़ का मतलब है जैसे आप लोग ही हैं। आप अपनी मिसाल लें, हम दूसरों की क्यों लेंगे मिसाल। आप खाते पीते क्या हैं? या तो आप गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं, रोटी, गंदम, चावल वगैरह जो भी कुछ खा रहे हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स में आ जाएंगे। और गोश्त डिफरेंट टाइप्स का होता है, मटन, बीफ, चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें गोश्त में आ गई, ठीक है, जानवरों में आ गई। आप या तो जानवर खाते हैं या फिर आप पौधे खाते हैं, ये दोनों चीज़ें खा रहे हैं। और ये दोनों ही आपसे डिफरेंट स्पीशीज़ के होंगे। आप कोई गाय भैंस खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मुर्गी वगैरह,
ये आपसे डिफरेंट स्पीशीज़ की हैं। सेम इसी तरह से आप दालें, चावल, गंदम वगैरह खा रहे हैं तो वो भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो अगर ये स्पीशीज़ आपके आसपास ना हो या आपको अवेलेबल ना हो तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब है आप डिफरेंट स्पीशीज़ पर, अदर स्पीशीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं। सेम इसी तरह से दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, दूसरे जो मेंबर्स होंगे, वो भी डिपेंड कर रहे होंगे किसी ना किसी अदर स्पीशी पर। ठीक हो गया। क्लाइमेट का आपको पता लग गया, सॉइल का पता लग गया, अदर स्पीशीज़ का पता लग गया। एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आपको अगर ज़मीन पर रखा जा रहा है, आप यहाँ पर रह कर आप यहाँ के आदी हो चुके हैं, आपको आदत हो चुकी है ऐसे माहौल में रहने की, आपको पहाड़ों पर जाकर छोड़ दिया जाए, आपका एल्टीट्यूड चेंज हो जाएगा तो आपसे नहीं रहा जाएगा। सेम इसी तरह से समुद्रों में रहने वाली मछलियाँ हैं, पौधे हैं। कुछ पौधे हैं जो कि मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं, कुछ पौधे हैं जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं। उनका अगर चेंज कर दिया जाए, एल्टीट्यूड चेंज कर दिया जाए तो वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर फाना एंड फ्लोरा डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये आपको पता लग गया बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपने ये भी पढ़ लिया कि फ़ाना एंड फ्लोरा क्या होते हैं, और फ़ाना एंड फ्लोरा डिपेंड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये भी पता लग गया। अब हम कहते हैं, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, हम नहीं कहते हैं, असल में ये हमारी साइंस कहती है, हमारी बायोलॉजी कहती है कि इस टाइम तक मौजूद जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जितनी भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी इस टाइम मौजूद है, वो रिज़ल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारी बायोलॉजी, हमारी साइंस कहती है। हम इसको गलत नहीं कहेंगे क्योंकि है बेशक ये गलत इस्लाम की रूह से, लेकिन हम क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम साइंस स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ऐसा ही है। रिज़ल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, साइंस के मुताबिक पिछले 4 बिलियन ईयर से एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन का आपको पता होगा, हम यहाँ पर इसको अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। एवोल्यूशन का मैं हल्का सा बता देता हूँ कि हम कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ जो उनके अंदर चेंजिंग्स आती हैं, उनको, उस चीज़ को हम कह रहे हैं एवोल्यूशन, यानी कि वो चेंज होते जाते हैं। जैसे कि आपने हल्का सा एक सुना होगा कि पहले डायनासोर्स होते थे, वो उनके पीछे पीछे जाते जाएँ तो वो लिजर्ड्स होती थी, लिजर्ड से पीछे जाएँ तो बैक्टीरियाज़ होते थे। ये इस तरह से सारी एवोल्यूशन थ्योरी है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस टाइम पर जितनी भी मौजूद बायोडाइवर्सिटी है वो 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का रिज़ल्ट है। पिछले 4 बिलियन सालों से एवोल्यूशन होती आ रही है और डिफरेंट, एक ब्रांच से डिफरेंट मेंबर्स बनते जा रहे हैं, उनसे आगे डिफरेंट स्पीशीज़ बनती जा रही हैं। तो इस तरह से करते करते इस टाइम पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी मौजूद है, पूरी दुनिया फैली हुई है इनसे। इस चीज़ को हम कह रहे हैं कि रिज़ल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का रिज़ल्ट है इस टाइम पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी। ठीक हो गया जी। और इसी के नीचे आपको एक और बात नज़र आएगी कि पिछले 600 मिलियन ईयर्स से 600 मिलियन ईयर्स अगो ये क्या कुछ होता था। जो इस टाइम पर मौजूद वैरायटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये कुछ भी नहीं होती थी, सिर्फ 2 चीज़ें आपको मिलती थी। आप सिंपली कह लें कि एक ही चीज़ मिलती थी, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया से ही रिलेटेड, यानी कि उसी टाइप के सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे 600 मिलियन ईयर्स अगो। 600 मिलियन सालों पहले सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया पाए जाते थे। उन बैक्टीरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट होती गई, वो ग्रो करते गए और उनके अंदर एवोल्यूशन होती गई। वो फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर बने, मल्टी सेलुलर से उन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू किया और ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से वो मतलब आगे फर्दर डेवलप होते गए। मल्टी सेलुलर से वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए। फिर उसके बाद लिजर्ड्स बनी, लिजर्ड्स के बाद डायनासोर्स बने। इस तरह से ये चलती जाती है एवोल्यूशनरी थ्योरी। फिर बंदर बन गए, बंदरों से इंसान बन गए, ऐसा हमारी बायोलॉजी कहती है। तो इस टाइम पर मौजूद जो बायोडाइवर्सिटी है, ये उस टाइम पर 600 मिलियन साल पहले नहीं होती थी। उस टाइम सिर्फ बैक्टीरिया होते थे। ये जी आपका इंट्रोडक्शन था बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अगर हम शॉर्ट करके पढ़ेंगे क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़नी है, फाना एंड फ्लोरा। फाना एंड फ्लोरा डिपेंड करते हैं 4 मेजर फैक्टर्स पर, वो ये लिखे हुए हैं। उसके बाद हम ये तो है, ये सिर्फ एक हिस्ट्री के लिए बताया गया आपकी बुक में, इस पर आपने यकीन भी नहीं करना। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर। उसके बाद मैंने ये एक बॉक्स में लिखा हुआ है ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन एंड पोलर रीजन। ये क्या चीज़ है। जिस तरह से ये फाना एंड फ्लोरा का हमने कहा कि मेजर फैक्टर्स हैं, इन पर ये डिपेंड करते हैं, सेम उसी तरह से हम ये क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। अगर ट्रॉपिकल रीजन में जो भी फाना एंड फ्लोरा पाए जा रहे हैं, उनकी जो हम काउंट चेक करें, उनका नंबर चेक करें कि वहाँ पर वो कितनी तादाद में पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन में रिचेस्ट
पाए जा रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में फाना एंड फ्लोरा मिलेंगे आपको। उसके बाद टेम्परेट रीजन में रिच लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फाना एंड फ्लोरा जो है टेम्परेट रीजन में भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन थोड़े से कम होंगे। पोलर रीजन में इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा पुअर होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। उनकी रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका होता है, हर टाइम बर्फ़बारी हो रही होती है और ग्लेशियर्स होते हैं, ठंडा पानी होता है, तो इस वजह से वहाँ पर जो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा कम मिलेंगी ज़रूर, लेकिन बहुत कम मिलेंगी। जैसे पोलर बियर्स होते हैं, वो सफ़ेद बालों वाले जो रीछ होते हैं वो वहाँ पर ज़्यादा आपको मिलेंगे, सील मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है, या ठंडे पानी में रहने वाले जो जानवर होंगे वो मिलेंगे, लेकिन तादाद में बहुत ज़्यादा कम होंगे एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ठीक है जी, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया बायोडाइवर्सिटी का। इसके अंदर अगर कोई मसला मसाइल हो तो आप दोबारा से या तो एक बार वीडियो देख लें या फिर थोड़ा सा मतलब स्पीड बढ़ा कर देख लें बेशक, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई बात क्लियर ना हुई हो या मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने ये तो पढ़ लिया बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है पढ़ने का इसको बायोडाइवर्सिटी का कि हमें पता लगे डिफरेंट वैरायटीज़ का, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ का हमें पता लग जाए, उनका हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है ये हमें पता लग जाए। हमें अगर उनका फ़ायदा हो रहा है तो हम उनकी तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं इसकी स्टडी से। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बेशक वो प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं, उनसे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, उस चीज़ को हमने अब डिस्कस करना है।